दोस्तों, द सुशांता पॉल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा की तरह तैयार होंगे। आज का एपिसोड बहुत ही खास है, बहुत ही दिल के करीब है। हम सब रोज अपनी जेब में, अपने पर्स में भारतीय मुद्रा, हमारे रुपये रखते हैं, उन्हें खर्च करते हैं, कमाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर उन नोटों को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि उन पर छपी तस्वीरें सिर्फ डिजाइन नहीं हैं, बल्कि वो हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों की कहानियां कहती हैं? आज के इस एपिसोड में दोस्तों, हम एक अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। हम 10 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट तक उन सभी स्मारकों और स्थानों की यात्रा करेंगे जो हमारी करेंसी का हिस्सा है। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, उनकी कला, उनकी सोच और उनके सपनों का प्रतीक है। ये वो जगहें हैं जो हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हम कहां से आते हैं। ये हमारी पहचान का एक अभिन्न अंग है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ एक वर्चुअल टूर नहीं होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन अद्भुत जगहों तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे आप खुद वहां जाकर उस इतिहास को महसूस कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम भारत की आत्मा में गहराई से उतरने वाले हैं। हम जानेंगे उन कहानियों को, उन रहस्यों को जो इन नोटों में छिपे हैं। चलिए शुरू करते हैं भारतीय मुद्रा पर छपे स्मारकों की इस अविश्वसनीय यात्रा को। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है 500 रुपए के नोट से और उस पर अंकित भारत की आन बान और शान के प्रतीक लाल किले से। जब आप इस नोट को हाथ में पकड़ ढाते हैं तो आप सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास को थामे होते हैं। दिल्ली के दिल में खड़ा यह विशाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत हिस्सा है। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारें आज भी मुगल साम्राज्य की भव्यता और शान शौकत की कहानियां सुनाती हैं। सोचिए, 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ने इसे बनवाया होगा तो उनका विजन क्या रहा होगा। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक पूरी दुनिया थी। किला ए मुबारक, इसके अंदर दीवान ए आम था, जहां बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे, और दीवान ए खास, जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग बैठकर इतिहास की दिशा तय करते थे। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी, यहाँ के मेहराब, ये सब उस समय की कला और वास्तुकला के शिखर को दर्शाते हैं। लेकिन लाल किले का महत्व सिर्फ मुगल काल तक सीमित नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी एक मूक गवाह रहा है। 1857 की क्रांति की गूंज भी इन्हीं दीवारों ने सुनी है। और फिर 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर आजाद भारत की घोषणा की थी। वो पल, वो एहसास आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। आज भी हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। यह एक परंपरा है जो हमें हमारी स्वतंत्रता के मूल्य की याद दिलाती है। ये किला हमें याद दिलाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा रहती है वह है एक राष्ट्र की भावना, उसकी अस्मिता। लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक तीर्थ स्थल है हर भारतीय के लिए। जब आप वहां जाते हैं तो आप सिर्फ दीवारों को नहीं देखते, आप समय में यात्रा करते हैं। आप उन गलियारों में चलते हैं जहां कभी बादशाह और बेगमें चला करती थीं। आप उस हवा में सांस लेते हैं जिसमें आज भी इतिहास की खुशबू है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है, आपको अपनी जड़ीं से जोड़ देता है। और यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते हर जगह से अच्छी तरह जुड़ती हुई है। आप दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पकड़ कर सीधे लाल किला मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं। स्टेशन से किला बस कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली परिवहन निगम की कई बसें आपको यहाँ तक ले आएंगी, और टैक्सी या ऑटो रिक्शा तो दिल्ली में हर कोने से उपलब्ध है। अब हम चलते हैं 200 रुपए के नोट की ओर। इस हल्के नारंगी रंग के नोट पर जो शांत और भव्य संरचना आप देखते हैं वो है मध्य प्रदेश में स्थित सांची का महान स्तूप। ये सिर्फ एक गोल गुंबद नहीं है दोस्तों,
ये शांति, अहिंसा और बुद्ध की शिक्षाओं का एक शाश्वत प्रतीक है। यह हमें उस दौर में ले जाता है जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की विभीषिका देखने के बाद शस्त्र त्याग कर शास्त्र अपना लिए थे। ये स्तूप सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सोचिए, आज से लगभग 2300 साल पहले। इसका मूल उद्देश्य भगवान बुद्ध के अवशेषों को सम्मान देना और उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करना था। यह स्तूप हमें याद दिलाता है कि असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। इसकी सादगी में एक गहरी शक्ति छिपी है, एक ऐसा सुकून है जो आपको अपनी ओर खींचता है। इस स्तूप की सबसे खास बात है इसके 4 तोरण यानी प्रवेश द्वार। इन द्वारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी की किताब है। इन पर भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं और उस समय के समाज का चित्रण किया गया है। जब आप इन नक्काशियों को ध्यान से देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि उस समय के कारीगर कितने कुशल थे। उन्होंने पत्थर में जान डाल दी है। सांची का यह परिसर सिर्फ एक स्तूप तक सीमित नहीं है। यहाँ कई और छोटे स्तूप, मंदिर और मठ के अवशेष हैं जो इस जगह के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। जब आप इस शांत और पवित्र वातावरण में घूमते हैं तो आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। हवा में भी एक शांति, एक ठहराव सा लगता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों बैठकर बस ध्यान कर सकते हैं और खुद से जुड़ सकते हैं। ये स्थान हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक महान शासक का हृदय परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अशोक ने न केवल इस स्तूप का निर्माण करवाया, बल्कि बौद्ध धर्म के संदेश को दुनिया भर में फैलाने का काम किया। सांची उसी महान विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि करुणा और ज्ञान किसी भी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर आपका मन इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थान पर जाने का कर रहा है तो यहाँ पहुँचना भी काफी आसान है। सांची का सबसे नजदीकी बद्दा शहर भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भोपाल से सांची की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है। आप भोपाल से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या ट्रेन से सांची रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। स्टेशन से स्तूप परिसर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम अपनी यात्रा में दक्षिण भारत की ओर बढ़ाते हैं और उठाते हैं 50 रुपए का नया नीला नोट। इस नोट पर जो तस्वीर है वो किसी एक इमारत की नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के गौरव की कहानी कहती है। यह है हम्पी का पत्थर का रथ, जो कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों के बीच आज भी शान से खड़ा है। यह तस्वीर उस दौर की इंजीनियरिंग और कला की एक छोटी सी झलक मात्र है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर है जो कभी दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बद्ध शहरों में से एक था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यह शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हीरे जवाहरात सड़कों पर बिकते थे, जहां कला, संगीत और साहित्य अपने चरम पर थे। हम्पी उसी सुनहरे दौर का अवशेष है। इस नोट पर जो पत्थर का रथ है वह विट्ठल मंदिर परिसर का एक हिस्सा है। यह असल में एक मंदिर है जिसे रथ का आकार दिया गया है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके पत्थर के पहिए घूम भी सकते थे। यह उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कल्पना और कौशल का प्रमाण है। यह सिर्फ एक ढांचा नहीं, यह एक गतिशील कलाकृति है जो आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन हम्पी सिर्फ इस रथ तक सीमित नहीं है। ये 41 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल पुरातात्विक स्थल है। यहाँ आपको विशाल मंदिर, महल के खंडहर, बाजार, पानी की नहरें और अनगिनत संरचनाएं मिलेंगी। विरूपाक्ष मंदिर, लोटस महल, हाथियों का अस्तबल, हर एक पत्थर, हर एक खंभा एक कहानी कहता है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है मानो आप समय में पीछे चले गए हों। यहाँ के अनोखे लैंडस्केप, जिसमें बड्डी बड्डी चट्टानों के ढेर हैं, इस जगह को और भी रहस्यमयी और खूबसूरत बनाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूरज की किरणें इन खंडहरों और चट्टानों पर पड़ ढहती हैं, तो एक जादुई दृश्य बनता है। यह जगह इतिहासकारों, कलाकारों, फोटोग्राफरों और शांति की तलाश करने वाले हर इंसान के लिए एक स्वर्ग है। अगर आप इस खोए हुए साम्राज्य की खोज में निकलना चाहते हैं
तो हम्पी तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी योजना बनानी होगी। हम्पी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन होस्पेट है, जो लगभग 13 किलोमीटर दूर है। देश के कई बड़े शहरों से होस्पेट के लिए ट्रेनें मिलती हैं। होस्पेट पहुंचकर आप बस, ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेकर हम्पी पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा हुबली या बेल्लारी है, जहां से टैक्सी द्वारा हम्पी पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अब बारी है 100 रुपये के लेवेंडर रंग के नोट की। इस नोट को पलटते ही हमें गुजरात के पाटन में स्थित एक भूमिगत अजूबा दिखाई देता है, रानी की वाव। ये कोई साधारण बावधी या कुआं नहीं है, बल्कि एक उलटा मंदिर है जो पानी के सम्मान में बनाया गया है। ये भारत की प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली और कलात्मक उत्कृष्टता का एक बेजोड़ नमूना है। वाव का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। सोचिए, यह प्रेम का एक ऐसा प्रतीक है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर बनाया गया। यह 7 मंजिला संरचना है और लगभग 30 मीटर गहरी है। इसकी दीवारें और खंभे हजारों मूर्तियों और नक्काशियों से सजे हुए हैं। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। हर स्तर पर आपको देवी देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक कथाओं के दृश्य देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से ये मूर्तियां भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। यह सिर्फ एक कुआं नहीं बल्कि एक भूमिगत आर्ट गैलरी है। यहाँ की मूर्तिकला इतनी लाइआइड और जीवंत है कि आप घंटों उसे निहारते रह सकते हैं। रानी की वाव सिर्फ कला और धर्म का केंद्र नहीं थी, बल्कि इसका एक सामाजिक महत्व भी था। ये उस समय लोगों के मिलने जुलने और पानी इकट्ठा करने की एक महत्वपूर्ण जगह थी। इसकी डिजाइन इतनी वैज्ञानिक है कि यह सरस्वती नदी के पानी को फिल्टर करके जमा करती थी, जिससे लोगों को साल भर साफ पानी मिलता था। यह हमारे पूर्वजों के ज्ञान का प्रमाण है कि कैसे वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। कई सदियों तक यह वाव सरस्वती नदी की बाढ़ के कारण गाद में दबी रही और लोगों की नजरों से ओझल हो गई। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब इसकी खुदाई की तो यह अद्भुत संरचना लगभग वैसी की वैसी ही मिली जैसी सदियों पहले थी। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अगर आप इस वास्तुशिल्प के चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आपको गुजरात के पाटन शहर जाना होगा। पाटन का सबसे नजदीकी बड़ा शहर और हवाई अड्डा अहमदाबाद है, जो लगभग 125 किलोमीटर दूर है। आप अहमदाबाद से ट्रेन या बस द्वारा आसानी से पाटन पहुंच सकते हैं। पाटन शहर के अंदर आप स्थानीय परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा का उपयोग करके रानी की वाव तक पहुंच सकते हैं। अब हम इतिहास के पन्नों से निकलकर भविष्य की ओर एक लंबी छलांग लगाते हैं। हमारे हाथ में है 2000 रुपये का गुलाबी नोट और इस पर जो तस्वीर है वो किसी प्राचीन स्मारक की नहीं बल्कि आधुनिक भारत के सबसे बड़े गौरव में से एक की है, मंगलयान। ये तस्वीर आइसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM की है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये नोट हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ अपनी प्राचीन विरासत में ही महान नहीं है, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। 5 नवंबर 2013 को जब आईएसआरओ ने मंगलयान को लॉन्च किया तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। कई लोगों को संदेह था, कई लोगों को लगता था कि यह एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अविश्वसनीय प्रतिभा से इसे संभव कर दिखाया। 24 सितंबर 2014 को जब मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश और अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बन गया। यह एक ऐसा पल था जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। यह हमारी जुगाड़ और कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रमाण था। इस मिशन की लागत हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन फिल्मों से भी कम थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के वैज्ञानिक सीमित संसाधनों में भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं।
मंगलयान सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की आशाओं और सपनों का प्रतीक है। यह हमारी युवा पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ये नोट हमें यह संदेश देता है कि हमारी सीमाएं आकाश तक ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं आगे मंगल ग्रह तक हैं। यह हमें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। यह उस नए भारत का प्रतीक है जो आत्मविश्वास से भरा है और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। हालांकि हम और आप मंगल ग्रह तक तो नहीं जा सकते, लेकिन इस महान उपलब्धि के पीछे जो दिमाग और मेहनत है, उस केंद्र तक जरूर पहुंच सकते हैं। आईएसआरओ का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आप बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरकर टैक्सी या बस से आईएसआरओ के विभिन्न केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से सभी केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, लेकिन आईएसआरओ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी आईएसटीआरएक्स जैसे कुछ स्थानों पर पूर्व अनुमति से जाया जा सकता है। चलिए अब हम 20 रुपए के हरे पीले नोट को देखते हैं। इस पर अंकित तस्वीर हमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित एलोरा की गुफाओं में ले जाती है। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, यह मानव दृढ़ संकल्प और कलात्मक प्रतिभा का एक ऐसा महाकाव्य है जिसे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े एकल शिला उत्खनन का प्रतिनिधित्व करता है। एलोरा की गुफाएं सिर्फ एक धर्म की नहीं, बल्कि 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन की कला का संगम है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिन्हें 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। यह उस समय के भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का एक अद्भुत उदाहरण है। एक ही स्थान पर इन तीनों धर्मों की कलाकृतियों का मिलना यह बताता है कि हमारे पूर्वज कितने उदार और सम्मानपूर्ण थे। इस नोट पर जिस गुफा का चित्रण है वो है गुफा नंबर 16, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कोई बनी बनाई संरचना नहीं है, बल्कि इसे एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है। कल्पना कीजिए, कारीगरों ने लाखों टन चट्टान को सिर्फ छेनी और हथौड़े से हटाकर इस 2 मंजिला मंदिर को आकार दिया होगा। इस काम में पीढ़ियां लग गईं। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसे आज की आधुनिक मशीनें भी शायद ही दोहरा पाएं। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे उनका निवास कैलाश पर्वत का प्रतिरूप माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण के दृश्यों को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है। यहाँ के विशालकाय हाथी, स्तंभ और मूर्तियां आपको स्तब्ध कर देती हैं। जब आप इस परिसर में खड़े होते हैं तो आप मनुष्य की रचनात्मक शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। एलोरा की बाकी गुफाएं भी अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। बौद्ध गुफाओं में शांति और ध्यान का माहौल है, तो वहीं जैन गुफाओं में आपको अत्यंत बारीक और सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। एलोरा की यात्रा करना सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल को देखना नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक और कलात्मक आत्मा में गोता लगाने जैसा है। अगर आप इस अविश्वसनीय स्थान के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर पहुंचना होगा। औरंगाबाद हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद से एलोरा की गुफाएं लगभग 30 किलोमीटर दूर है। आप शहर से आसानी से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या राज्य परिवहन की बसें लेकर एलोरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा के अगले पड़ी हॉ पर हम उठाते हैं 10 रुपए का चॉकलेट ब्राउन रंग का नोट। इस पर अंकित चक्र भारत के एक और वास्तुशिल्प आश्चर्य का प्रतीक है, ओडिशा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह विज्ञान, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है, जिसे पत्थर में साकार किया गया है। यह भव्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। यह पूरा मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। कल्पना कीजिए, एक विशाल रथ जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और जिसके दोनों ओर 12-12 पहियों की कतारें हैं। यह संरचना अपने आप में एक खगोलीय कैलेंडर है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है और 24 पहिए दिन के 24 घंटों का। इस नोट पर जो चक्र आप देखते हैं
वो इन्हीं 24 पहियों में से एक है। ये कोई साधारण पहिया नहीं है। इसकी तीलियां एक धूप घड़ी का काम करती हैं। आप तीलियों की छाया से दिन के समय का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह हमारे पूर्वजों के खगोलीय ज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल का एक जीता जागता प्रमाण है। सोचिए, 800 साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने कितनी सटीकता से यह सब बनाया होगा। कोणार्क मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है, जो उस समय के सामाजिक जीवन और मान्यताओं को दर्शाती है। हालांकि आज मंदिर का मुख्य शिखर ध्वस्त हो चुका है, लेकिन जो कुछ भी बचा है वह इसकी मूल भव्यता की कहानी कहने के लिए काफी है। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यूरोपीय नाविक इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे और इसका उपयोग एक नौवहन चिन्ह के रूप में करते थे। जब आप इस मंदिर के परिसर में घूमते हैं तो आप हर पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी को देखकर हैरान रह जाते हैं। यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान का एक केंद्र था, जहां कला और विज्ञान एक साथ फलते फूलते थे। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की विरासत कितनी गहरी और विविध है। अगर आप सूर्य देव के इस पत्थर के रथ को देखना चाहते हैं तो आपको ओडिशा की यात्रा करनी होगी। कोणार्क का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, जो लगभग 65 किलोमीटर दूर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पुरी, जो 35 किलोमीटर दूर है और भुवनेश्वर है। इन दोनों शहरों से कोणार्क के लिए नियमित बसें, टैक्सियां और ऑटो रिक्शा उपलब्ध हैं। यह यात्रा आपको भारत के पूर्वी तट की सुंदरता से भी रूबरू कराएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी भारतीय मुद्रा पर छपे स्मारकों और प्रतीकों की एक छोटी सी यात्रा। लाल किले की शक्ति से लेकर सांची की शांति तक, हम्पी के गौरव से लेकर मंगलयान की उड़ान तक, हर नोट हमें एक कहानी सुनाता है। ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत के राजदूत हैं, जिन्हें हम हर रोज अपनी जेब में लेकर चलते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा है और हमारा भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपको इन जगहों के बारे में जानने और शायद वहां जाने के लिए प्रेरित किया होगा। अगली बार जब आप कोई नोट हाथ में लें तो एक पल के लिए रुकें और उस पर बनी तस्वीर को देखें। उस कहानी को याद करें जो उसके पीछे छिपी है। अपनी विरासत को जानें, उसे सम्मान दें और उस पर गर्व करें। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर इस यात्रा में मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और द सुषंता पॉल शो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस न करें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा स्मारक सबसे पहले देखना चाहेंगे, या अगर कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।